Adani Group stocks again today. Fresh allegations now emerging. OCCRP has alleged that Mauritius-based opaque funds have invested millions. Allegations as per some report. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के 7 महीने के बाद OCCRP ने अदानी ग्रुप के ऊपर एक न्यू रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने 2 फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में पता लगाया है, जिनके बारे में सेबी 2020 से पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन एंटिटीज का हाथ है अदानी ग्रुप में स्टॉक मैनिपुलेशन के पीछे। कौन है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनकी अदानी ग्रुप में एक समय में इन्वेस्टमेंट $430 मिलियन की थी? जानते हैं आज इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले OCCRP ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं। अगर आपको याद हो, जनवरी में न्यूयॉर्क बेस्ड शॉर्ट सेलर मतलब कि हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड्स के आरोप लगाए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बैठाई, जिससे ये पता चला कि सेबी 2020 से 13 ऑफशोर कंपनीज के बारे में पता लगा रही है, जिन्होंने अदानी कंपनीज में इन्वेस्ट करके स्टॉक को मैनिपुलेट किया। पर इन एंटिटीज के बेनिफिशियल ओनर्स कौन हैं, इनके बारे में सेबी अभी तक पता नहीं लगा पाई है। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से 2 फंड्स, एक का नाम है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, दूसरा है EM रिसर्जेंट फंड। इनके ऑपरेटर्स के बारे में OCCRP ने पता लगा लिया है, जिनमें से एक का नाम है नसीर अली शहबान अली, दूसरे का नाम है चैंग चुंग लिंग, जिनके काफी लंबे समय से गौतम अदानी और विनोद अदानी के साथ बिजनेस टाइज पाए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। बट उससे पहले 2013 से लेकर 2018 तक इन 2 फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, जिनमें से चैंग जो कि ताइवान से है और अली जो कि UAE से है, उन्होंने अदानी की 4 कंपनीज अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अदानी ट्रांसमिशन में 8% से लेकर 14% तक की होल्डिंग्स की हुई है। अब इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिर्फ इन 2 फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि 4 और कंपनीज और एक बर्म्यूदा में एक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका नाम है GOF मतलब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी कंपनीज और फंड्स के बारे में बता दिया, बट ये काम होता कैसे था उसको हम इस चार्ट से समझते हैं। आप इस चीज को ध्यान से देखिए। मैंने अभी आपको 2 फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में बताया था, एक है चैंग, दूसरा है नसीर, तीसरा आपको ध्यान में रखना है विनोद अदानी। तो सबसे पहले चैंग और नसीर जिन कंपनीज को ओन करते थे पहले अपने पैसे वहां पर ट्रांसफर करते, फिर उसके बाद 2 फंड्स जो मैंने अभी आपको बताए, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, दूसरा EM रिसर्जेंट फंड, फिर वहां पर पैसे ट्रांसफर करते, फिर जाकर उनको अदानी की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता था। वहीं पर विनोद अदानी सबसे पहले अपने पैसों को एसेंट जो कि एक मॉरिशस में फंड है वहां पर ट्रांसफर करता, फिर उसको मॉरिशस में ही एक और फंड है जिसका नाम है एशिया विजन फंड, वहां पर ट्रांसफर करता, फिर उन पैसों को अदानी की कंपनीज या फिर किसी और इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि सेबी का एक रूल है 19A, जिसमें आता है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल, जिसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जैसे कि जो कि NSE और BSE एक्सचेंज पर हैं, हम उनके शेयर्स को खरीद कर कंपनी के मालिक बन सकते हैं। उनके लिए एक रूल होता है कि उनको अपनी कंपनी का 25% स्टेक हम सब आम पब्लिक के लिए रखना होगा, और जो 75% हिस्सेदारी है वो कंपनी के प्रमोटर्स मतलब जो ओनर्स होते हैं वो अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो रहा है, जैसे मैंने आपको 13 एंटिटीज के बारे में बताया, 2 फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में बताया, जो कि अदानी ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से वही इकोनॉमिक्स का पुराना बोरिंग सा रूल, अगर सप्लाई कम हो जाती है तो चीजों की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, जिसे हम कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन। पर उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि OCCRP क्या है, कौन है ये जो हिंडनबर्ग के बाद अदानी ग्रुप के ऊपर न्यू एलिगेशंस लगा रहे। एक्चुअल में OCCRP मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसमें ग्लोबल नेटवर्क से जर्नलिस्ट क्राइम और करप्शन को हटाने के लिए रिसर्च करते हैं और उनको अपने वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने अभी तक 398 इन्वेस्टिगेशन, 621 अरेस्ट, 131 रिजाइनेशन, $10 बिलियन से ज्यादा फाइन और मनी को सीज किया।
जिसमें हाई प्रोफाइल मिनिस्टर जैसे व्लादिमीर पुतिन, पनामा पेपर्स आपको याद हो जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन से लेकर काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम तक सामने आए थे, जो कि अपने टैक्सेस को बचाने के लिए अपने पैसों को टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड, दुबई वहां पर पार्क कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन में ये फर्म भी शामिल थी। पर वेट, क्या ये जॉर्ज सोरोस की एक नई चाल है अदानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए? क्या ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप OCCRP की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो वहां पर आपको फंडर्स की लिस्ट में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंड का नाम मिलेगा, जिसको जॉर्ज सोरोस चलाते हैं। इसीलिए अदानी ग्रुप का कहना है कि ये काम के पीछे जॉर्ज सोरोस की चाल हो सकती है। जिस तरीके से जब हिंडनबर्ग ने जैन के महीने में अपनी रिपोर्ट निकाली थी और उसके 1 महीने के बाद फेब में जॉर्ज सोरोस ने भारत सरकार और अदानी से उन सभी सवालों का जवाब मांगा था। अब सवाल आता है कि ये जॉर्ज सोरोस है कौन, जिसके बारे में हमारे एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जॉर्ज सोरोस वो है जिनको बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्रोक करने के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की करेंसी के अगेंस्ट इन्वेस्ट किया था और जिससे $1.5 बिलियन का प्रॉफिट बुक किया था। इनफैक्ट फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनको इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सजा भी सुनाई थी। जॉर्ज सोरोस आज हेज फंड मैनेजर है, जो कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की लिस्ट में 329 पोजीशन पर आते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से चैंग एंड अली का अदानी ग्रुप के साथ 2007 से कनेक्शन है। अगर आपको याद हो 2007 में अदानी ग्रुप के ऊपर इलीगल डायमंड ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन की थी DRI ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। DRI का मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिससे ये पाया गया था कि अदानी ग्रुप एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स का मिसयूज करके उन पैसों को दूसरे देशों में जो उसने कंपनीज बनाई है वहां पर ट्रांसफर कर ताकि वो कम टैक्सेस को पे करे। ये जो कंपनीज हैं इनफैक्ट अदानी ग्रुप की अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक थी, और ये एंटिटीज 1-2 नहीं थी बल्कि 45 थी, जिनके थ्रू 1000 करोड़ रुपीस का घोटाला किया गया। इनफैक्ट अदानी कंपनीज अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर पहले इधर उधर चीजों को ट्रांसफर करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रही थी, ताकि वो सरकार की ये 2 स्कीम्स का फायदा उठा सके। पहली है DFC स्कीम, जिसमें सरकार स्टेटस होल्डर कंपनीज को 10% का फाइनेंशियल बेनिफिट देती थी। दूसरा है TPS, जिसमें 5 से 15% तक के कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए जाते थे। अब इस मामले में OCCRP ने ये पता लगाया कि चैंग अदानी की 3 कंपनीज जो कि स्कीम में इन्वॉल्व थी उनका डायरेक्टर था। वहीं पर अली एक ट्रेडिंग फर्म को चलाता था, जो कि इस गलत काम को करने में उनका साथ देती थी। इनफैक्ट चैंग गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के साथ सेम रेजिडेंशियल एड्रेस भी शेयर करता था। दूसरा केस हुआ था 2014 में, जिसमें अदानी ग्रुप के ऊपर ओवर इनवॉइसिंग स्कैम लगता है, जिसमें डिपार्टमेंट ने ये पता लगाया कि कंपनी पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स 100 मिलियन रुपीस के साउथ कोरिया और चाइना से मंगवा कर उनको जो उनकी शेल कंपनीज दुबई में हैं पहले वहां पर भेज देती थी, फिर वहां से उनके दाम बढ़ाकर खुद भारत में खरीद लेती थी। यही सेम तरीके से उन्होंने मॉरिशस से काफी सारे इक्विपमेंट्स मंगवाए थे अराउंड 1500 करोड़ में, जिसका असर और किसी पर नहीं बल्कि हम सब आम लोगों की जेबों पर पड़ा था, क्योंकि हमें हर एक इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट पर एक्स्ट्रा 0.5 से लेकर 2 रुपीस देने पड़े थे। इसी तरीके से अदानी ग्रुप ने 50,000 करोड़ का स्कैम किया था, जिसमें भी चैंग एंड अली का नाम सामने आया था, जो कि 2 कंपनीज के डायरेक्टर थे, जिनको बाद में विनोद अदानी हैंडल करते थे, एक UAE में और एक मॉरिशस में। इंटरेस्टिंग की बात तो ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी चैंग का नाम सामने आया था, जिसके बाद सेबी भी अब स्पॉटलाइट में आ चुकी है, क्योंकि हिंडनबर्ग के एलिगेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि एक 6 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिन्होंने 173 पेजेस की एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिससे ये पता चलता है कि सेबी को जून और जुलाई 2020 में अदानी ग्रुप में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफी सारे अलर्ट्स और कंप्लेंट्स मिले थे। जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता चला कि ये 13 ऑफशोर एंटिटीज हैं जो कि अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके स्टॉक को मैनिपुलेट कर रही हैं। पर सेबी ये पता लगाने में नाकामयाब रही कि ये जो एंटिटीज हैं उनके एक्चुअल में बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, जिसका कारण है एक काफी बड़ा लूपहोल, जिसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि जो FPIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके लिए कुछ रेगुलेशंस और रूल्स होती है, जिसमें एक काफी बड़ा क्लॉज है ओपेक स्ट्रक्चर का,
ओपेक स्ट्रक्चर का मतलब प्रोटेक्टेड सेल कंपनीज और स्ट्रक्चर्ड सेल कंपनीज, जिनके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर एफपीआईज के जो ये कंपनीज हैं उनके नेशन में रेगुलेटेड है या फिर वो भारत में 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको ना अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेबी के साथ शेयर करनी होगी। बट 2018 में सेबी ने इन रूल्स को स्ट्रिक्ट करने के लिए इस क्लॉज को ही हटा दिया, जिसके बाद एफपीआईज काफी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने लग गए अपने एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर्स को छुपाने के लिए। जिसी रीजन की वजह से सेबी 13 ऑफशोर एंटिटीज के बारे में पता तो लगा पाई, पर उनके एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर्स कौन है उसके बारे में आज तक पता नहीं लगा पाई है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।